Good morning, all of you. Microbiology revision in few minutes. First of all, the section today is immunology. तो इम्यूनोलॉजी में बहुत सारे सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. तो कॉम्प्लीमेंट हम डील कर रहे हैं. कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन पूछी जाती है. सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स मोर देन 20 विच हेल्प्स इन ऑगमेंटिंग द इम्यूनिटी, यानी कि पेशेंट की इम्यूनिटी बना के रखने में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल. और ये 3 पाथवे होते हैं इसमें, सामने स्लाइड में दिख रहे हैं आपको. वन इज़ क्लासिकल पाथवे, दिस वन. सेकेंड इज़ अल्टरनेटिव पाथवे एंड थर्ड इज़ लेक्टिन पाथवे. इन तीनों पाथवे में खास बात यह है कि जो C5 कॉम्प्लीमेंट होता है वो टूटता है. ये C5 कॉम्प्लीमेंट तीनों पाथवे में टूटता है और बनाता है C5a और C5b, जो बाद में कन्वर्ट हो जाता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स में. तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिसमें C5b प्लस C6, 6, 7, 8, 9 होता है. ये मैक होता है. ये एक ऐसा बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है जिसमें बहुत सारी नीडल्स होती हैं और ये सेल्स को काट देता है, सेल्स की लिसिस कर देता है, सेल्स टूट जाते हैं और इन्फेक्शन यानी कि कोई भी माइक्रोब्स हो वो उसकी डेथ हो जाती है, सेल लिसिस हो जाती है ये. तो क्लासिकल तीनों पाथवे हैं. ये क्लासिकल पाथवे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से शुरुआत होती है इसकी. ऑल्टरनेटिव पाथवे पैथोजन के सरफेस से होती है. इसमें एंटीजन एंटीबॉडी दोनों की ज़रूरत नहीं होती, केवल टॉक्सिन हो तब भी काम हो जाता है. और तीसरा है मैनोज बाइंडिंग पाथवे, जिसको कहते हैं MBL, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे. ये मैनोज होती हैं जो माइक्रोब्स होते हैं उनके सरफेस पे होती हैं, तो उनके सरफेस के एक्सपोजर से भी कॉम्प्लीमेंट का ये स्टार्टिंग होती है. तो तीनों पाथवे हैं, क्लासिकल, ऑल्टरनेट एंड लेक्टिन पाथवे. तो क्लासिकल पाथवे में पहला कॉम्प्लीमेंट C1 से शुरुआत होती है, यहाँ C3b से शुरू होती है, यहाँ C4 से शुरू होती है. कन्वर्टेज जो इस पे काम करते हैं, ये सवाल MCQ में पूछा जाता है. C3 C5 कन्वर्टेज. C3 कन्वर्टेज क्या होता है, इस केस में C4b2a और C5 कन्वर्टेज C4b2a3b होता है. और यहाँ पर C3 जो कन्वर्टेज होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, C3b और C5 कन्वर्टेज जो होता है यहाँ भी इसका जो एक्सप्लेनेशन है फुल फॉर्म अलग होता है, C3b3b. तो कन्वर्टेज लेक्टिन पाथवे में मैस्प और MBL मैस्प डिफरेंट होते हैं. और अंत में कहने का मतलब ये कि दोनों में ही लिसिस होती है, मैक कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और माइक्रोब्स की डेथ होती है. अब हम कुछ कॉम्प्लीमेंट पाथवे में आपको ये चार्ट दिखाया गया है, ब्लू रंग का चार्ट दिखाया जा रहा है. तो ये देख लीजिए ब्लू रंग के चार्ट पे क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेट पाथवे, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे. तो अंत में C5 कन्वर्टेज C5 को तोड़ के मैक बना रहा है और तीनों साइकिल से मैक बन के माइक्रोब की डेथ हो रही है. अब कुछ कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसीज पे ध्यान देते हैं. कौन कौन सी कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसीज होती हैं जिसकी वजह से डेफिशिएंसी से डिजीज़ होती हैं. पहली है C1, 2, 3, 4 कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं और इनकी डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है वो सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पायोजेनिक इन्फेक्शन है. दूसरा प्रोपोडिन फैक्टर D डेफिशिएंसी से निजेरिया, गोनोरिया, पायोजेनिक इन्फेक्शन होता है. और मैक कॉम्प्लेक्स की वजह से डिसेमिनेटेड निजेरिया इन्फेक्शन होता है. और C5 to C9 सारे कॉम्प्लीमेंट्स इसमें डेफिशिएंट होते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया. C5 to C9 डेफिशिएंसी किस कौन सी डिजीज़ कॉज करेगी? आंसर है निजेरिया गोनोरी डिसेमिनेटेड, सामने लिखा हुआ है आपके. और C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर से हेरिडिटरी एंजियोनेफ्रिटिक एडिमा होता है. तो ये कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में, कॉम्प्लीमेंट कैस्केड, तीनों पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट हैं. कौन से कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसीज होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये पूछा जाता है वाइवा में भी कि जो ऑप्शनाइजेशन का जो कॉम्प्लीमेंट है वो C3b है और कीमोटैक्सिस का जो मेन कॉम्प्लीमेंट है C5a है. इसको एनाफाइलोटॉक्सिन भी कहते हैं, जो इन्फ्लेमेशन में मदद करता है. एलाइज़ा का भी सवाल आ सकता है कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे. सैंडविच एलाइज़ा 3 तरह का हो रहा है, इनडायरेक्ट और कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा. सैंडविच एलाइज़ा में एंटीजन डिटेक्शन करते हैं हम लोग और इनडायरेक्ट एलाइज़ा में एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं और कॉम्पिटिटिव में एंटीजन का क्वांटिटेशन करते हैं या क्वांटिफिकेशन करते हैं. तो ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे 3 प्रकार के होते हैं जो हम एक मेथड है बहुत सारी डिजीज़ को टेस्ट करने का. हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन,
ये चार्ट के थ्रू इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। 4 टाइप्स के होते हैं। स्पेशल टाइप 5 भी कभी कभी पूछा जाता है, जो थोड़ा मिसलेनियस पार्ट है। टाइप 1 सबसे आसान होता है, ये सेकेंड से मिनट तक होता है। इसमें जो मीडिएटर होता है वो इम्यूनोग्लोबुलिन ई और मास्ट सेल दोनों के कॉम्बिनेशन से बेसोफिल्स और ईओसिनोफिल्स पे एक्शन होता है और मास्ट सेल्स का रप्चर हो जाता है। और जब रप्चर होता है तो डीग्रेनुलेशन की वजह से हिस्टामिन, ट्रिप्टेज, ल्यूकोट्राइन्स बाहर आ जाते हैं और जो वेसोडाइलेशन और ब्रोंकोस्पाज्म करते हैं और एलर्जी होती है। तो ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहते हैं। सेकेंड्स टू मिनट में होता है। डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल लीडिंग टू हिस्टामिन रिलीज कॉजिंग एनाफाइलेक्सिस, एस्थमा एंड हे फीवर। टाइप 2 आते हैं, ये आईजीएम आईजीजी कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड होता है। ये मिनट से आवर से होता है। इसमें एंटीबॉडी बाइंड करती है एंटीजन से और कॉम्प्लीमेंट का जो सिस्टम है वो एक्टिवेट होकर सेल की लाइसिस होती है। और जो इसका एग्जाम्पल है वो है ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, गुड पास्चर सिंड्रोम, पेम्फाइगस वल्गैरिस, हाशिमोटोस थायरोइडाइटिस। तो ये आईजीएम आईजीजी मीडिएटेड कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड रिएक्शन होता है टाइप 2, जिसको साइटोटॉक्सिक रिएक्शन भी कहते हैं। टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होता है। इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं। और इसमें जो रिएक्शन की शुरुआत होती है वो सेम है, थोड़ा सा मिलता जुलता है टाइप 2 से कि आईजीएम आईजीजी प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये भी थोड़ा आवर्स से डेज तक जाता है, थोड़ा डेज में प्रोलॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू टाइप 2। और इम्यून कॉम्प्लेक्सेस इसमें डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट्स में, किडनी में और इंटरनल ऑर्गन्स में, जिसकी वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस जैसी डिजीज़ डेवलप होती है। और ये इसके एग्जांपल है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टी सेल मीडिएटेड होता है। मैक्रोफेजेस CD4 CD8 काम करते हैं। ये डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के थ्रू होता है और 48 to 72 आवर्स में होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो कॉन्टैक्ट डायमेटाइटिस, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, मैंटूस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो मैकेनिज्म है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या करते हैं, एंटीजन प्रेजेंट करते हैं। टी सेल एक्टिवेशन होता है, मैक्रोफेज एक्टिवेशन होता है और ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होता है। टाइप 5 भी स्पेशल आईजीजी ऑटो एंटीबॉडीज़ का बनना को कहते हैं। ये वेरिएबल होता है। ऑटो एंटीबॉडीज़ बाइंड रिसेप्टर्स लीडिंग टू एंडोक्राइन डिसरेगुलेशन। इसका एग्जाम्पल है ग्रेव्स डिजीज, माइस्थीनिया ग्रेविस, पर्नीशियस एनीमिया, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। थोड़ा सा ये मिसलेनियस पार्ट होता है टाइप 5 का। ये मिलता जुलता है ये टाइप 2 से, तो इसको अलग से कभी कभी क्लासीफाई किया गया है। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाता है। अब आते हैं ऑटो इम्यूनिटी पे। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? ऑटो इम्यूनिटी बहुत नाम से लग रहा है। ऑटो इम्यूनिटी इट इज़ दी सेल्फ डिस्ट्रक्शन। जब हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो हमारे सेल्स अपने ही सेल्स को नहीं पहचान पाते और ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होती है। जो ऑटो इम्यूनिटी का क्राइटेरिया है सभी को पता है कि जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन होना चाहिए, इसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ का प्रेजेंट होना चाहिए डिजीज़ में। और मैकेनिज्म बहुत पूछा जाता है कि ये क्यों डेवलप होती है। तो ब्रेक डाउन ऑफ सेंट्रल टॉलरेंस, हमारे पास 2 टॉलरेंस होती है हमारे शरीर में, सेंट्रल और पेरिफेरल। जब सेंट्रल टॉलरेंस टूट जाती है थाइमस और बोन मैरो से तो ऑटो रिएक्टिव डिजीज़ होती है। और डिजीज़ का नाम है सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस लीडिंग टू ऑटो इम्यूनिटी। दूसरा है पेरिफेरल टॉलरेंस का ब्रेक डाउन अगर हो जाता है, जो पेरिफेरी पे या सिंगल ऑर्गन्स हैं तो सिंगल ऑर्गन डैमेज होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। थर्ड मैकेनिज्म है एपिटोप स्प्रेडिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस टू न्यू सेल्फ एंटीजन, एग्जाम्पल लूपस एरिथेमेटोसस। नेक्स्ट है मॉलिकुलर मिमिक्री, जो बहुत पूछा जाता है। 5th वन मॉलिकुलर मिमिक्री, यानी कि कोई भी एंटीजन अगर मेरे शरीर से मिलता है तो जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो एंटीजन को भी डिस्ट्रॉय करेंगी, मेरे शरीर को भी डिस्ट्रॉय करेंगी। जैसे रोमेटिक फीवर में जब गला ख़राब होता है तो स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबॉडीज़ बनती है, लेकिन बैक्टीरिया की शक्ल मेरे कार्डियक मसल से मिलती है, इसलिए कार्डियक मसल भी डैमेज हो जाती है और रोमेटिक फीवर हो जाता है, रोमेटिक हार्ट डिजीज़ हो जाती है। एक और थ्योरी है कि सुपर एंटीजन एक्टिवेशन, यानी कि सुपर एंटीजन से बड़े एंटीजन्स का फॉर्मेशन, पॉलीक्लोनल टी सेल एक्टिवेशन हो जाता है, टी सेल्स का एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और डिस्ट्रक्शन होता है, जैसे स्टेफाइलोकोकस टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में। या लास्टली एक और थ्योरी, साइटोकाइन इम्बैलेंस हो जाता है लीडिंग टू सोरियासिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये सब मैकेनिज्म हैं ऑटो इम्यूनिटी के। जेनेटिक एग्जांपल्स में ऑर्गेनिक स्पेसिफिक हो सकती है या सिस्टमिक हो सकती है, सिंगल ऑर्गन या मल्टीपल ऑर्गन्स, जैसे ये सिंगल ऑर्गन में थायराइडाइटिस है।
और सिस्टमिक लूपर एरिथमेटोसिस है, कई ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, शोगरेन सिंड्रोम है। शोगरेन सिंड्रोम जोगरेन लिखा गया है, शोगरेन बोलते हैं इसको। और ये जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं इनमें ऑटो एंटीबॉडीज़ का होना बहुत अनिवार्य है, तो हमको ऑटो एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करना पड़ता है। उन ऑटो एंटीबॉडीज़ का टेस्ट के जो नाम होते हैं डायग्नोसिस में, उनका नाम है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़, रोमेटॉइड फैक्टर, एंटी CCP, एंटी DSDNA, एनका, एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़। ये सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो हम टेस्ट करते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस से, एलाइजा से और साइटोमेट्री से। बेस्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस की टेक्निक होती है और बायोप्सी भी करते हैं। उनका ट्रीटमेंट सबका जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड या इम्यूनोसप्रेसेंट्स होता है ऑटो इम्यून डिजीज़ का। अब इन ऑटो इम्यून डिजीज़ में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बताया था पहले होता है, तो कौन कौन से हीमोल्यूकोसाइट एंटीजन होते हैं जो अलग अलग HLA वाले पेशेंट्स में अलग अलग बीमारियाँ होती है। सामने लिखा हुआ है HLA-B27 किस में होता है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है ऐसे पेशेंट्स में जिसमें HLA-B27 प्रेजेंट होता है। HLA-DR3 पॉजिटिव वालों में टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस या SLE होता है। और CTLA4 म्यूटेशंस में मल्टीपल AID डिजीज़ होती है। तो ये सारे ऑटोइम्यूनिटी के फीचर्स हो गए। अब हम आते हैं रोमेटिक फीवर पे। रोमेटिक फीवर ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लमरो इन्फेक्शन से होता है, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन गले में हो जाता है। तो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होता है, एंटीबॉडीज़ बनती हैं, बैक्टीरिया मारा जाता है, लेकिन उसकी शक्ल हार्ट से मिलती है तो हार्ट भी डैमेज होता है। और इम्यून रिस्पॉन्स से बहुत सारे फीचर्स पेशेंट में होते हैं। एक आध इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है जिससे कि हम ARF को डायग्नोस करें, एक्यूट रूमेटिक फीवर को डायग्नोस करें। कई चीज़ें इसमें होती हैं, इसलिए इसमें जोन्स क्राइटेरिया बनाया गया है। इसमें मेजर क्राइटेरिया, इसमें कई पॉइंट्स और माइनर क्राइटेरिया में कई पॉइंट्स रखे गए हैं। अगर दो क्राइटेरिया को दोनों को मिला के हम डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे 2 मेजर क्राइटेरिया अगर प्रेजेंट हैं तो हमारा रोमेटिक फीवर डायग्नोस हो जाता है, या 1 मेजर और 2 माइनर प्रेजेंट हैं तो इसको जोन्स क्राइटेरिया के अंदर, रिवीजन के अंदर पॉजिटिव रोमेटिक फीवर माना जाता है। तो जरा हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया मेजर और माइनर है। मेजर में माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस यानी कि कई जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट, कार्डाइटिस स्पेशली पेनकार्डाइटिस, स्किन के अंदर टेंडन के ऊपर या बोन्स के ऊपर सबक्यूटेनियस नोड्यूल बनना, इर्दिना मार्जिनेटम, ये गोल गोल पैचेस बन जाते हैं, ऐसा लगता है कि स्किन के ऊपर टीनिया का इन्फेक्शन है, फंगस इन्फेक्शन है, जबकि फंगस नहीं होता, केवल मार्जिन होते हैं इसमें। ये ट्रंक्स ऑफ प्रॉक्सिमल लिम्स में होता है। और आखिरी चीज़ इसमें होती है सिडेनम स्कोरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिडेनम स्कोरिया, ये इसको सेंट विटूस डांस कहते हैं। तो सेंट विटस डांस क्या होता है, इसमें इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, हाथ पैरों का, ऐसा लगता है पेशेंट ब्रेक डांस कर रहा है। तो ये इनको कंट्रोल करने के लिए हम एंटी कन्वल्सेंट्स और हेलोपेरिडोल का यूज़ करते हैं, स्पेशली फीमेल्स में ज़्यादा होता है। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस के न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस में इसको माना जाता है। माइनर क्राइटेरिया में फीवर मोर देन 38.5, एलिवेटेड CRP और ESR, प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, लीगोसाइटोसिस और प्रीवियस हिस्ट्री और रोमेटिक हार्ट डिजीज आता है जोन्स क्राइटेरिया में। तो मैंने ये बता दिया कि जोन्स क्राइटेरिया रोमेटिक फीवर को डायग्नोस करने के लिए होता है। ये मॉलिक्यूलर मिमिक्री से होता है। बिटवीन किससे होती है मॉलिक्यूलर मिमिक्री, प्रोटीन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए बैक्टीरिया एंड कार्डियक टिश्यू, समटाइम्स जॉइंट्स ऑल्सो। तो लैब डायग्नोसिस में और कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं, इसको टाइटर कराते हैं। ये 200 टॉड यूनिट से ज़्यादा है, अडल्ट्स में तो पॉजिटिव है, और चिल्ड्रन में 333 टॉड यूनिट से ज़्यादा है तो उसको पॉजिटिव माना जाता है। एक और टेस्ट है एंटी-TNSB, थ्रोट कल्चर भी करा सकते हैं। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस का ब्लड अगर प्लेट पे दिखेगा तो इस तरह से ग्रुप ए की डायग्नोसिस बनाई जाती है। और इसका ट्रीटमेंट है बेंजाथीन पेनिसिलिन रोमेटिक फीवर का। जो प्राइमरी ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस फेनिंजाइटिस में अगर पकड़ लिया गया है तो 10 डे का कोर्स होगा, और सेकेंडरी केस में पकड़ा गया है तो जब कार्डाइटिस वगैरह डेवलप हो जाती है तो रोमेटिक फीवर के साथ 5 इयर्स का ट्रीटमेंट चलता है। तो थोड़ा सा लॉन्ग ट्रीटमेंट इसमें देना पड़ता है जिससे कि हार्ट वॉल्स का डैमेज ना हो। तो ये हो गए हमारे रोमेटिक फ़ीवर के बारे में। अब रोमेटिक फ़ीवर में हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इसी से मिलती जुलती एक और बीमारी है, थोड़ा सा डिफरेंट है, नाम है उसका इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इसमें एंडोकार्डियम की सूजन हो जा रही है। इसमें जो क्राइटेरिया है वो जोन्स क्राइटेरिया नहीं है, इसमें ड्यूक्स क्राइटेरिया है, ड्यूक्स मेजर और माइनर। तो मेजर क्राइटेरिया में ड्यूक्स में आता है पॉजिटिव ब्लड कल्चर आ जाए जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस विरिडांस दिख जाए या बोविस दिख जाए, हैकेक ऑर्गेनिज्म दिख जाए। और सेकंड है इको कार्डियोग्राफी में एविडेंस दिखे, वेजिटेशंस दिखे, एब्सेस दिखे।
तो ये है मेजर क्राइटेरिया ऑफ ड्यूक्स की। अगर ब्लड कल्चर में बैक्टीरिया दिख रहा है जिसको नाम है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडांस, बोविस या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या एंट्रोकोकस, तो ये बहुत सस्पिशियस हो जाता है कि 100% गोल्ड स्टैंडर्ड है ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का। इको में सेकेंडरी वेरिटेशन दिख सकते हैं। माइनर क्राइटेरिया में आता है प्री डिस्पोजिंग हार्ट कंडीशंस, फीवर मोर देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड, और जैनवेज लेजन यानी कि जैनवेज लेजन स्किन पे दिखते हैं, रॉथ स्पॉट दिखते हैं, ऑस्लर नोट्स दिखते हैं, ये सब स्किन पे इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना होते हैं दिखते हैं। और ये डेफिनेटिव इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कब कहते हैं? जब 2 मेजर क्राइटेरिया और फुलफिल हो, या 1 मेजर और 3 माइनर फुलफिल हो, या 5 माइनर फुलफिल हो। ये हमेशा पूछा जाता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस किसकी वजह से होती है? द कॉमनेस्ट इज स्ट्रेप्टोकोकस विरिडांस की वजह से होती है। इसको सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। डेंटल प्रोसीजर्स के दौरान होती है। और जो एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से होती है। और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के अलावा जब प्रोस्थेटिक वॉल्स में जो आर्टिफिशियल वॉल्स लगाए जाते हैं उनमें जो बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस होती है वो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस से होती है। और स्टेफाइलोकोकस बोविस ऑलवेज एक्सक्लूड कोलोरेक्टल कैंसर। इसका मतलब ये है कि अगर बोविस मिल रहा है तो कोलोरेक्टल कैंसर की डायग्नोसिस को भी आपको डिफरेंशियल रख के हटाना होगा। तो अगर ब्लड कल्चर में आपको सेप्टोकोकस, एंट्रोकोकस, स्टेफाइलोकोकस मिला तो एंडोकार्डाइटिस कंफर्म। अगर नहीं मिल रहा है तब भी एंडोकार्डाइटिस हो सकती है। किससे? हैकेक से। हैकेक ऑर्गेनिज्म है जिसमें हीमोफिलस है और एग्रोबैक्टीरियम है, कॉक्सेला है, और ये सारे आइकेनेला, किंगेला किंगी, ये सारे जो बैक्टीरिया हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और फेरिंग्स में रहते हैं और हार्ट को डैमेज कर सकते हैं। तो ये हमने सब आपको बता दिए कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं रिवीजन में, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडांस साबे करता है, आबे करता है, स्टेफ ऑरियस, एपिडर्मिडिस जो है प्रोस्थेटिक वॉल्व, एंट्रोकोकस फिकैलिस एल्डरली प्रोसीजर के दौरान हो जाता है। हैकेक ऑर्गेनिज्म जो होता है सब एक्यूट होता है, इसमें कल्चर नेगेटिव आता है। और ये बोविस का जो एंडोकार्डाइटिस है वो कोलोरेक्टल कैंसर से एसोसिएटेड होता है। कॉक्सिला बर्नेटी एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंडोकार्डाइटिस का जिसमें कल्चर नेगेटिव आता है, क्यों फीवर कॉज करता है। तो जो जैनवेज लेजन्स है वो क्या हैं जो आपको मेजर और माइनर क्राइटेरिया पेशेंट के ऊपर दिख रहे थे? पेनलेस फ्लैट मैक्यूल्स हैं, पाम और सोल्स में मिलते हैं। ओस्लर नोड्स क्या होते हैं? पेनफुल टेंडर नोड्स होते हैं जो फिंगर टिप के पल्प में मिलते हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन होता है। और रॉथ स्पॉट्स होते हैं, रेटिनल हैमरेजेस और स्प्लिंटर हैमरेजेस, लीनियर डार्क सब अंगुअल हैमरेजेस मिलते हैं। बोथ एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आते हैं मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस। मेनिंजाइटिस का एक क्लासिफिकेशन पूछा जाता है कि कौन सी एज में कौन सी मेनिंजाइटिस होती है, बहुत पूछा जा रहा है। न्यूनेट्स में लेस देन 1 मंथ में। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस सबसे कॉमन होती है। कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टी, इकोलाई, लिस्टीरिया, क्लेप्सिला। और जो वायरसेस हैं लेस देन 1 मंथ में वो हर्पीस 2 है, न्यूनेटल बहुत कॉमन है, एंट्रोवायरस, साइटोमेगालोवायरस है। तो ये 1 महीने के नीचे का बच्चा है, छोटा है, तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस कॉमनेस्ट कॉज है। और वायरल में हर्पीस 2 कॉमन है, या फॉलोड बाय एंट्रोवायरसेस। 1 to 3 मंथ्स का बेबी है तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस कॉमन है, फॉलोड बाय इकोलाई, लिस्टीरिया, निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस। और वायरस में एंट्रोवायरसेस है। चिल्ड्रन 3 मंथ से 5 ईयर्स तक का है तो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, 5 साल बच्चा, तो निजेरिया मेनिंजाइटिस इसमें कॉमनेस्ट कॉज होता है, फॉलोड बाय निमोनिया, इन्फ्लुएंजा और वायरस से एंट्रोवायरस। स्कूल एज 5 से 29 साल का बच्चा है, यानी अडल्ट की तरफ चल रहा है, तो यहाँ पर निजेरिया मेनिंजाइटिस, क्योंकि बड़ा हो रहा है पेशेंट, यानी कि निजेरिया मेनिंजाइटिस मोस्ट कॉमन है, बहुत बार पूछा गया, फॉलोड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड वायरस में एंट्रोवायरसेस। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हर्पीज वायरस 1 इंसेफेलाइटिस, और ये टेम्पोरल इंसेफेलाइटिस करता है। हर्पीज वायरस कई बार पूछा गया है। अडल्ट्स में जो लेट अडल्ट्स होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी मोस्ट कॉमन है, फॉलोड बाय मेनिंजाइटिस, लिस्टीरियोसिस। ये लिस्टीरिया 50 साल के ऊपर ओल्ड एज में होता है। और यहाँ पर वायरस में HSV1 है। तो कहने का मतलब ये है कि एटियोलॉजी है ये, और इस CSF की फाइंडिंग से हम मेनिंजाइटिस और
इंसेफ्लाइटिस की डायग्नोसिस बनाते हैं। मोटा मोटा याद रखेंगे कि जो नॉर्मल वैल्यूज़ है उसको याद रखना चाहिए आपको कि CSF नॉर्मल क्लियर होता है, जो उसका नॉर्मल प्रेशर होता है 50 होता है, WBC नॉर्मल 5 से कम होते हैं पर हाई पावर फील्ड, प्रोटीन नॉर्मल 40 होता है, ग्लूकोज भी जो अगर नॉर्मल माने हैं तो 40 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर यहाँ भी होता है, और क्लोराइड 120 होता है। तब जब बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो ग्लूकोज खा जाएगा, जब खा जाएगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस में हमारा CSF का ग्लूकोज कम आएगा क्योंकि बैक्टीरिया खा गया है। और जितने भी इन्फेक्शन है, जितने भी पैथोलॉजी है, सब में प्रेशर बढ़ेगा, सब में प्रेशर बढ़ता है। और जब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो आपको पता ही है, बैक्टीरियल में न्यूट्रोफिल्स बढ़ेंगे, वायरल ट्यूबरकुलर में लिम्फोसाइट्स बढ़ेंगे, प्रोटीन सब में बढ़ा हुआ मिलेगा पैथोलॉजिकल कंडीशन में। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टर्बिड, यानी कि अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो CSF टर्बिड हो जाएगा, और अगर ट्यूबरकुलर है तो एक धागा दिखेगा, इसको कहते हैं कॉब स्पेकुलम, क्योंकि वो क्लॉट कर जाता है और दिखता है कॉब स्पेकुलम CSF के अंदर। तो ये सारी फाइंडिंग्स से हम CSF की बता लेते हैं कि बैक्टीरियल, वायरल, ट्यूबरकुलर है। फंगल में भी जो होता है ओपनिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, फंगल मेनिंजाइटिस में बहुत हाई होता है। जो CSF का प्रेशर होता है जब ये पहली बार बाहर निकलता है, वेरी हाई प्रेशर से निकलता है। तो ये इस तरह की फाइंडिंग से हम मेनिंजाइटिस की CSF से डायग्नोसिस बनाते हैं, और क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया। अब निमोनिया पे आ रहे हैं। निमोनिया कॉमन ऑर्गेनिज्म निमोनिया के यहाँ लिखे हुए हैं। एक्यूट निमोनिया हो सकता है, ऑनसेट सब एक्यूट हो सकता है, और कफ या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है ये इस चार्ट में मैंने बता के आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये पहला जो है ये बैक्टीरियल है, ये वायरल है, ये फंगल है, और ये अदर माइक्रोब्स के द्वारा निमोनिया हो रहा है। तो कॉमन ऑर्गेनिज्म निमोनिया के स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, फॉलोड बाय हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, और वायरस में सबसे ज़्यादा कॉमन इन्फ्लुएंजा वायरस, फॉलोड बाय रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस एंड राइनो वायरसेस। और फंगस में हिस्टोप्लाज्मोसिस कॉमन है जो बर्ड ड्रॉपलिंग से होता है, फॉलोड बाय कोकोइडोमाइकोसिस एंड क्रिप्टोकोकोसिस। क्रिप्टोकोकोसिस एड्स के पेशेंट में मेनिंजाइटिस कॉज करता है। माइकोप्लाज्मा निमोनी, लेजोनेला क्लेमाइडिया ये अदर माइक्रोब्स में होता है। लेजोनेला नीमोफिलिया ये जो एयर कंडीशन प्लांट्स होते हैं उनके वजह से ड्रॉपलेट स्प्रेड होता है ये निमोनिया। ये एक्यूट ऑनसेट है 1 से 2 दिन, ये 2 से 3 दिन, सब एक्यूट डेज टू वीक, और सब एक्यूट डेज टू वीक्स में होता है। कफ ये प्रोडक्टिव कफ होता है, जितने बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में बलगम आता है, और वायरल में नहीं आता, फंगल में नहीं आता, और मिसलेनियस अदर्स में नहीं आता। चेस्ट एक्सरे में पूरा अगर लोब इन्वॉल्व हो रहा है तो बैक्टीरिया है। इंटरस्टिशियल है, मतलब ये डिफ्यूज बने जैसे बादल डिफ्यूज़ होते हैं, कॉटन फ्लेक लाइक अपीयरेंस, रुई जैसा, तो ये एक्सरे में निमोनिया इंटरस्टिशियल को वायरल निमोनिया कहते हैं। अगर नोड्यूल्स दिख रहे हैं तो ये फंगल है, और ये जो मिसलेनियस हैं इसमें इंटरस्टिशियल ज़्यादातर सिम्टम्स होते हैं। इसमें ग्राम स्टेनिंग करेंगे, और ग्राम बैक्टीरिया पॉजिटिव नेगेटिव दिखेंगे। अगर बैक्टीरिया है तो, फंगस है तो हमें ईस्ट लाइक सेल्स या ग्राम्स पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। डायग्नोसिस और बढ़ाने के लिए कल्चर करते हैं, और वायरस के लिए तो कल्चर नहीं कर सकते तो एंटीजन एनालिसिस करेंगे, PCR करेंगे, और फंगस के लिए कल्चर भी कर सकते हैं, एंटीजन एनालिसिस भी कर सकते हैं, यहाँ पर PCR करेंगे। एंटीबायोटिक्स यहाँ पर बीटा लैक्टम ड्रग्स देते हैं, यहाँ पर जो एंटीवायरस एसाइक्लोवीर देते हैं, एंटीफंगल में एम्फोटेरिसिन भी देते हैं, और इधर जो एटिपिकल निमोनिया है उसमें मैक्रोलाइड्स ड्रग ऑफ चॉइस होता है। बीटा लैक्टम्स बिल्कुल नहीं देते क्योंकि उनमें सेल वॉल नहीं होती, इसलिए मैक्रोलाइड्स देंगे नहीं तो बेकार हो जाएगी एंटीबायोटिक। अब आते हैं ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन पे। जब ब्लड के अंदर बैक्टीरिया आता है तो इसको बैक्टीरियमिया कहते हैं, जब फंगस आता है तो फंगीमिया कहते हैं, और सेप्टिसीमिया यानी कि इसमें पूरी शरीर में जब इन्फेक्शन फैल जाता है, सिस्टमिक हो जाता है, तब उसको सेप्टिसीमिया कहते हैं। और सेप्सिस क्या होती है? लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिसफंक्शन, या ऑर्गन फेलियर को जो इन्फेक्शन की वजह से हुआ है उसको सेप्सिस कहते हैं। ठीक, तो ये जो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस हैं, ये इनको डायग्नोसिस के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो है ब्लड कल्चर।
क्लासिकल मेथड होता है ग्लूकोसाइटेड ब्रॉथ, लेकिन आजकल यूज़ करते हैं बेक्टेक बॉटल। और जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से बार बार पूछा जा रहा है। और कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं लैब में? बेक्टेक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। बेक्टेक सिस्टम क्या होता है? बेक्टेक सिस्टम में क्या होता है? पैमेटिक एसिड होता है कल्चर मीडियम के अंदर, जिसमें रेडियो एक्टिव कार्बन या फ्लोरेसेंट लेबल कार्बन होता है। पैमेटिक एसिड बैक्टीरिया खाता है, मेटाबॉलिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन होता है रेडियो एक्टिव लेबल या फ्लोरेसेंट लेबल होता है, और जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर निकलती है मेरा गीगर मोलर काउंटर या फ्लोरेसेंट टैगर ऊपर पकड़ लेता है और पता चल जाता है कि कुछ घंटों के अंदर कि बैक्टीरिया हमारे सैंपल के अंदर है, ब्लड के अंदर है। नहीं तो कई दिन लगते थे, 6 घंटे में डायग्नोसिस बन जाती है। तो ये जो ब्लड कल्चर है, जो ब्लड इन्फेक्शंस हैं, डेंटल प्रोसीजर में एंटीबायोटिक्स को ना देना, रूट कैनाल ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स ठीक से फॉलो अप ना करना, तब ये ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है। मुंह के अंदर से बैक्टीरिया ब्लड में जाके हार्ट के वॉल्स में एंडोकार्डाइटिस करते हैं और ये डेंजरस इन्फेक्शन होता है। तो ये सारे इन्फेक्शंस जो होते हैं ब्लड कल्चर से डायग्नोज होते हैं, जिसका मैंने प्रिंसिपल बता दिया। अब ये ब्लड कल्चर जो है गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसमें 3 सेट ऑफ डिफरेंट साइट से हमेशा ब्लड लिया जाता है। कई बार पूछा जा रहा है 1 घंटे के डिफरेंस पे जो डायग्नोसिस बनाता है, जिसमें एरोबिक इन्फेक्शन, एनारोबिक इन्फेक्शन दोनों हो सकते हैं। बैक्टीरियल फंगल भी हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं, टिपिकल हो सकते हैं, बता चुके हैं। 10 ml अडल्ट में ब्लड लेते हैं और चिल्ड्रन 1 to 3 ml पर बॉटल में ब्लड लेते हैं। बार बार पूछा जा रहा है 1 से 3 ml चिल्ड्रन है और अडल्ट में 10 ml है। क्यों? क्योंकि चांसेस बढ़ जाती हैं इनकी डायग्नोसिस की। बैक्ट अलर्ट सिस्टम का नाम है। ग्राम स्टेनिंग सबसे पहले करते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन, प्रोकैल्सिटोनिन, अदर टेस्ट हैं जो बताते हैं हमें सेप्सिस है, बढ़े हुए आएंगे। तो रैपिड रिवीजन में मैंने आपको बता दिया। कॉम्प्लीमेंट कैस्केड जरूर पूछा जाएगा। 3 तरह के कैस्केड्स होते हैं। हाइपर सेंसिटिव 4 तरह के रिएक्शंस होते हैं। चार्ट के थ्रू आप बता सकते हैं। एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकती है और या रोमेटिक फीवर हो सकता है, इसमें कार्डियक इन्वॉल्वमेंट होता है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा होता है। और मॉलिक्यूलर मिमिक्री होती है। जो क्राइटेरिया है मैंने आपको पहले बता दिया है, ड्यूक्स क्राइटेरिया, जिसमें 2 मेजर क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो जाते हैं तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। और दोनों के डिजीज़ के अलग अलग क्राइटेरिया डिस्कस हो सके हैं। मेनिंजाइटिस में CSF फाइंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो डायग्नोसिस बनाती है। और क्रिप्टोकोकस के लिए स्पेशल टेस्ट होता है जो फंगल मेनिंजाइटिस है, वो इंडियाइंग प्रिपरेशन है। और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है क्रिप्टोकोकस का, क्योंकि क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस हो बहुत रही है फंगस का एड्स के पेशेंट में, तो इंडियाइंग प्रिपरेशन करेंगे या क्रिप्टोकोकस एंटीजन डायरेक्ट CSF से कर लेंगे, तुरंत डायग्नोसिस बन जाएगी। निमोनिया कई तरह का होता है, बता दिया। लोबर कॉन्सिलरी, एक लोब पूरा इन्वॉल्व हो गया है तो ये बैक्टीरिया की वजह से होगा। दोनों तरफ लंग्स इन्वॉल्व हो रही हैं या इंटरस्टिशियल इन्वॉल्वमेंट है, क्लाउडी स्वेलिंग है, तो ये वायरल है। एटिपिकल निमोनिया में हमेशा जो बलगम होता है ना के बराबर आता है, ड्राई कफ होता है। और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कभी नहीं देनी है, क्योंकि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल वॉल होती नहीं, तो बीटा लैक्टम देना बेकार है, इसलिए हमेशा देते हैं मैक्रोलाइट्स। फंगल सब एक्यूट या क्रॉनिक इन्फेक्शंस होते हैं और कल्चर में या सीरोलॉजी से इनका टेस्ट करते हैं। ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन मैंने आप बता दिया, बेक्टेक इसका ड्रग ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। सो दिस इज द समरी ऑफ ऑल द चैप्टर्स विच आर टू बी आस्क्ड इन कमिंग टर्मिनल एग्जामिनेशन। थैंक यू।